वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा में इस पर जमकर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने एक एक करके वंदे मातरम पर कांग्रेस और नेहरू के रुख पर भी सवाल खड़े किए और वंदे मातरम के साथ विश्वासघात का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही इसकी वजह भी बताई। कांग्रेस को पीएम ने एमएमसी यानी कि मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बताया है, जिस पर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखा। हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, इसकी वजह से देश के टुकड़े भी हुए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम से समझौता कर उसके टुकड़े करने का भी आरोप लगाया। तो देखिए, वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने मोर्चा संभाला और सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर हो रही बहस को बंगाल से जोड़ा, तो वहीं अखिलेश ने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? वहीं मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने जिस बाबरी की नींव रखी थी, आज वहां पर बुलडोजर दिखाई दिया। बुलडोजर मस्जिद की जमीन को समतल करने के लिए, हुमायूं कबीर मस्जिद को बनाने के लिए रास्ता भी यहां पर तैयार करवा रहे थे, लेकिन ये रास्ता बाबरी नहीं बल्कि विवाद का रास्ता हो गया। क्यों? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में जिस नई बाबरी का हिंदू संगठन विरोध करने में लगे हैं, उस बाबरी को बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हैंडपंप से लेकर मोटर और जिस जगह मस्जिद बननी है, वहां सरिया, ईंट, सीमेंट और जेसीबी से रास्ता समतल कराया जा रहा है। काम जिस रफ्तार से अब तेज पकड़ चुका है, यहाँ पर ग्राउंड को समतल किया जा रहा है। एक सामने वो जो है पूरा वो कंक्रीट और रेत जो है वो गिराया गया यहाँ पर। नींव रख दी गई है, रास्ता तैयार हो रहा है और बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट भी अब सामने आ चुकी है। हुमायूं कबीर ने नेम प्लेट दिखाई जिसमें बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। बनाने का साल 2025 और बड़े अक्षरों में खुद का नाम भी अंकित कराया। हुमायूं कबीर की इस नई बाबरी मस्जिद वाली जिद ने धर्म युद्ध वाले हालात बना दिए हैं, क्योंकि अब तो हिंदू संगठन राम मंदिर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, धर्म युद्ध होना तो तय है, क्योंकि 24 घंटे पहले बाबा बागेश्वर ने बंगाल की धरती से हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, जिसके विरोध में अब हुमायूं ने चैलेंज कर दिया है कि देश के 40 करोड़ मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोलकाता में सनातनी भीड़ देखकर शायद हुमायूं को अपनी बाबरी खतरे में नजर आ रही है, इसीलिए तो हिंदू के गीता पाठ के जवाब में अब कुरान कराने का ऐलान कर रहे हैं। 1 लाख हाफिज को लिए कुरान पाठ कराएंगे, जो से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। मुर्शिदाबाद में मंच सजाकर बैठे हुमायूं कबीर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, भारत को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत तुम्हारा का बाप का एका नहीं है, वो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगी। भारत का संविधान मुताबिक उनका जो हक है, मेरा भी उसका हक है। और हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए अपनी पार्टी की लॉन्चिंग डेट भी बता दी है, 22 दिसंबर को तारीख, जब पार्टी लॉन्च करने के साथ वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे। पश्चिम बंगाल से बाबरी मस्जिद पर शुरू हुआ बवाल अब बिहार तक पहुंच गया। मोतिहारी के एक गांव में 6 दिसंबर को लेकर पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद बवाल मच गया और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल 5 दिसंबर की रात को मोतिहारी में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था 6 दिसंबर कहीं आप भूल तो नहीं गए। वहीं पोस्ट में बाबरी मस्जिद की भी तस्वीर थी। जैसे ही सुबह इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई, पूरा गांव भड़क गया। संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति, लेकिन मेरा गांव, मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पोस्टर फाड़े गए और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। उस रात को लगभग 20-25 के करीब में लड़के लोग आकर यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। एक बैनर पोस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ था, एक बैनर पोस्टर वहाँ पर भी लगा हुआ था। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके मंसूबे क्या थे। उत्तर प्रदेश में छिपे घुसपैठियों को सीएम योगी ने अब लास्ट वार्निंग दे दी है। चेतावनी ये है कि प्रदेश में एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी निकायों को लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया है। सीएम योगी का ऑर्डर आ चुका है, लिस्ट बनना तैयार हो गई है, यानी प्रदेश में कोई भी रोहिंग्या और घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक अपने बिलों में छिपे बैठे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले बांग्लादेशी महफूज थे, लेकिन अब न सिर्फ प्रशासन उन पर एक्शन लेगा बल्कि सीएम ने आम लोगों से भी ऐसे लोगों की पहचान की अपील की है। सीएम योगी ने एक पोस्ट में लिखा है कि घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जा सकती, संसाधनों पर घुसपैठियों नहीं बल्कि लोगों का हक है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घर या कारोबार में नौकरी देने से पहले उसका सत्यापन करें। जो अनैतिक रूप से, अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको नाम भी डिलीट कराएंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भी भेजेंगे। और इन घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी आ चुका है। सभी निकायों में बनने वाले डिटेंशन सेंटर में हर घुसपैठियों को रखकर रिपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ सीएम योगी ने घुसपैठियों पर एक्शन का ऑर्डर दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर फर्जी वोटरों पर भी उनकी नजर है। सीएम ने बयान दिया कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर है, इसलिए यूपी में माफिया बदमाशों के बाद फर्जी वोटरों पर स्ट्राइक की बारी है। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर के बयान के साथ ही सीएम ने हिदायत दी है कि एसआईआर के काम में लापरवाही न बरती जाए, कोई वैध वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटे ना और फर्जी वोटर बचे ना। साथ ही नाबालिग और मृत लोगों के नाम सूची में न रहे। लेकिन अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया को वोट जोड़ने से ज्यादा वोट काटने वाला बता रहे हैं। तो बीजेपी ने सवाल पूछ लिया, घुसपैठियों पर एक्शन से सपा के पेट में दर्द क्यों है? वोट काटने का एसआईआर हो रहा है। ये एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? पूरा खेल वोटरों का है। कोई फर्जी वोटरों के जरिए जीत चाहता है तो कोई फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहता है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों पर दाखिले को लेकर छिड़ा विवाद उस वक्त झड़प में बदल गया जब प्रदर्शन करने पहुंचे संघर्ष समिति के लोगों की यहां पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। माहौल गरमा गया। हंगामा, धक्का मुक्की और पुलिस के साथ खींचतान। तस्वीरें जम्मू के श्राइन बोर्ड कार्यालय की है, जहां मेडिकल में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित किए जाने के मामले में लोगों में खासी नाराजगी है। इसी को लेकर माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तभी इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ी और हाथापाई तक पहुँच गयी। जो सुनवाई ना हो वो बाहर ना आए तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। कितनी बार हम बोल गए उनको, कितनी बार हमने अरदास लगाई, लेकिन इनको कोई भी इनके सर पे जूता नहीं करी। ये हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। श्राइन बोर्ड हमारा है, हमारे पास तो चलता है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का कहना है कि 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को देने का फैसला लिया गया है, उसे वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से विवाद भड़क गया है। यहाँ बालोद में धर्मांतरित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर घंटों तक हंगामा हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शव को गांव के शमशान में दफनाने का विरोध किया। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये कब्र धर्मांतरण की खुद रही है। यहाँ लोगों में धर्मांतरण को लेकर बेहद गुस्सा है। दरअसल एक बुजुर्ग की मौत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि मृतक बुजुर्ग कई सालों से धर्मांतरण कर ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। जैसे ही परिवार उन्हें गांव के सार्वजनिक शमशान में दफनाने के लिए ले जा रहा था, ग्रामीणों के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। विरोध करीब 4 घंटे तक चला। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन ग्रामीण और हिंदू संगठन के नहीं मानने पर निजी जमीन पर बुजुर्ग को दफनाया गया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जितने अच्छे नेता हैं उतने ही अच्छे गायक भी हैं। उनके सुर लगाते हुए कई वीडियोज आते रहते हैं और अब ट्रेन के अंदर से भजन करते हुए उनका एक और वीडियो वायरल है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा
राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो उस वक्त का है जब वो ट्रेन से खजुराहो जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही मौका लगा उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया और उनके सुर में दूसरे लोग भी सुर मिलाते नजर आए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दरअसल खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 2 दिन की इस बैठक में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय निकले थे। पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जम्मू में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का ये जॉइंट एक्शन जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहां के चप्पे चप्पे को जवान तलाश रहे हैं ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश किसी भी सूरत में कामयाब न हो सके। आशंका है कि ठंड बढ़ने के साथ साथ घने कोहरे के चलते आतंकी घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी नालों के किनारों पर उगे सरकंडों की मदद से आतंकी हमारी धरती पर अपने नापाक कदम रख सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का भी जवाब दिया जा सके। इस इलाके में कई वाटर बॉडीज हैं जिन्हें इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग जो हथियार और नारकोटिक जो है उनकी की जाती है। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कवच को मजबूत कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को निकालने पर गंभीर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राजनीतिक दिखावा नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बड़ा बयान। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की ये सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें ये पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम वो जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब भजन के दौरान अचानक से पथराव शुरू हो गया। जब तक कोई कुछ यहां समझ पाता, वहां अफरा तफरी फैल गई और आरोप है कि बुजुर्ग पर कांच का ग्लास भी फेंका गया। से खून निकलने लगा, जिसके धब्बे वहां रखे गए चादर पर भी दिखे। दरअसल रविवार शाम को यहां भजन का कार्यक्रम रखा गया था। तभी अचानक से दूसरे तरफ से पत्थर, कांच की टूटे ग्लास और नारियल फेंके गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ 3 दिन का ठाकुर जी के विवाह का महा उत्सव चल रहा था। दूसरे दिन भजन संध्या का कार्यक्रम था, लेकिन बीच में ही बवाल मच गया। जिस जगह पर पथराव हुआ था वहां से महज उसके पीछे वाले एरिया है, वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इन्हीं मजदूरों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पर चिंता जताई और इसे जिहादी साजिश करार दिया है। लगता है कि इस्लामिक जिहादियों के हाथों हिंदू समाज की सुरक्षा कहीं न कहीं एक चैलेंज के रूप में बनती चली जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इस पथराव के विरोध में हिंदू संगठन बुलडोजर लेकर सड़क पर निकल गए और पत्थरबाजों को वार्निंग देने के साथ ही प्रशासन से जल्द एक्शन लेने की बात कही। कोई बुलडोजर पर सवार होकर आया है तो कोई हाथ में बजरंगबली की गदा लेकर। सबकी मांग एक ही है, पथराव करने वालों का हिसाब हो। ज्वालापुर में शौर्य यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद हिंदू संगठन सड़कों पर बुलडोजर लेकर उतर गए। उत्तराखंड के डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए और इस कार्यक्रम की इसकी पथराव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों को आके बजरंग दल उन्हें जवाब देगा। बजरंग दल और लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई। किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदू संगठन पत्थरबाज गैंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चाहते हैं और एक्शन कैसे होगा इसका अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को निकालने पर गंभीर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राजनीतिक दिखावा नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बड़ा बयान। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की ये सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें ये पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा में गत्ता फैक्ट्री में आग की जानकारी सामने आ रही है। आपको बताएं, रिको ग्रोथ सेंटर गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला है। तस्वीरों को देखिए, आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गत्ता फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और आग इतनी ज्यादा भयंकर कि आसमान में काले धुएं का गुबार जहां तहां दिखाई दे रहा है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और ये वीडियो इस बात का सबूत है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें लश्कर का आतंकी ये बता रहा है कि कैसे इसके आतंकी हिंदुस्तान में बेमौत मारे गए। ये आतंकी कैसे बता रहा है कि इसके 10,000 लश्कर भारत में कुर्बान हुए हैं, जो आम लोगों की जान लेते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कुर्बानियां दी हैं। उनको भारतीय सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसे वो कुर्बानी बता रहा है और वहाँ के लोगों को बोल रहा है कि टेरर कैंप ज्वाइन करो। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज किस तरह से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। दोनों ने ही आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रखी है कि जिससे वो अपने रिक्रूटमेंट कैंप चला सके। बता दें कि आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला बहावलपुर फिर से आतंकियों का सेंटर बनता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने बहावलपुर में एक बैठक की, जिसमें भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो पीओके में रावलकोट में टेरर लॉन्च पैड फिर से बनाए जा रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने से वो नाराज है और फ्री में लोगों को प्याज बांट रहे हैं, क्योंकि जो दाम उन्हें मंडी में मिल रहा है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि प्याजों के किसानों को मंडी से मेहनत से उगाई गई प्याज सिर्फ 40 से 50 पैसे प्रति किलो दाम मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। यही कारण है कि प्याज के किसान अपनी फसल को फ्री में बांट रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सोचा कि मंडी में देने से अच्छा है कि इसे फ्री में ही बांट दो, तो सड़क किनारे टेबल पर कई थैलियों में भरकर प्याज हर आने जाने वालों को बांट रहे हैं। दे दो यार। इस दौरान कई किसान तो आपको ऐसे भी दिखेंगे कि उन्होंने विरोध में अपने गले में प्याज की माला भी पहन रखी है और प्याज फ्री में बांट रहे हैं। प्याज मतलब कि जाले से भी देख रहा है, कोई कट्टों से देख रहा है, तो हम सवाल कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि मतलब ये फ्री में फेंकने की जगह बांट दी जा। चंदेरी गांव में किसानों का कहना है कि इस प्याज की कीमत से लागत तो दूर, मंडी तक का किराया भी नहीं निकल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर पुलिस का बड़ा खुलासा। ड्रोन से हथियार तस्करी को लेकर यह खुलासा हुआ है। तस्करों के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, तो वहीं नाबालिग समेत 6 हथियार तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर अमृतसर से। पाकिस्तानी हैंडलर से ये लगातार संपर्क में थे। तस्करों से 6 मॉडर्न पिस्टल बरामद किए गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान बेस्ड हथियार तस्करी मॉड्यूल का ये पूरा का पूरा इस्तेमाल करते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और फिलहाल स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है और वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल दोपहर 3 बजे एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के कुछ ही सेकंड के बाद वाहन में आग लग गई और एसयूवी धू कर जलने लगी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिसे काफी देर तक सड़क पूरी तरीके से बंद करना पड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। गनीमत रही कि समय रहते वाहन सवार बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने से पहले ही कार सवार उसमें से निकल भागा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का लगातार ढिंढोरा पीटते नहीं थकते थे, अब देखिए उन ट्रंप के सीजफायर की धज्जियां उड़ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया में हुआ सीजफायर 45 दिन के अंदर ही टूट गया और युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया। ट्रंप के सीजफायर की धज्जियां कैसे उड़ रही है, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। धुएं का उठता गुबार बता रहा है कि जब बात देश की आएगी तो कोई सीजफायर नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ थाईलैंड और कंबोडिया में हो रहा है, जिसका 45 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर कराया था। दावा है कि थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है।
जिसके बाद एक इमारत का क्या हाल हुआ है वो तस्वीरों से समझा जा सकता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हो रही फायरिंग की आवाज से समझा जा सकता है कि दोबारा शुरू हुई ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और इस गोलीबारी के बाद लोग शेल्टर होम में छिपने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका और वेनेजुएला में बढ़ते तनाव के बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़ाकू विमान और बॉम्बर वेनेजुएला के पास दक्षिण सागर में देखे गए, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आसमान में अपनी अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन करते ये B-52H बॉम्बर, F-22 पेप्टर फाइटर प्लेन बता रहे हैं कि वेनेजुएला ट्रंप को हल्के में लेने की कोशिश न करे। और ये वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रहा है कि निकोलस मादुरो, जो किम जोंग की तरह अपने आप को तानाशाह घोषित कर चुके हैं, उनके खिलाफ ट्रंप का ऑपरेशन सदर्न स्पेयर शुरू हो गया है। और ऐसा ही दावा अमेरिका के एक पत्रकार ने भी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों में दक्षिण सागर में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है, जो एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है, जिसमें 7000 से अधिक सैनिकों, एयरक्राफ्ट कैरियर, USS जेराल्ड R. फोर्ड, 52H बॉम्बर, अनमेन्ड सिस्टम शामिल है। वहीं खुद को तानाशाह घोषित कर चुके निकोलस ने भारी संख्या में सैनिकों को जमा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महंगे टैरिफ लगाकर भारत की नाक में दम करके रखा था। बावजूद इसके तेलंगाना की रेवंत सरकार ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, अगर तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो हैदराबाद में ट्रंप नाम की सड़क पर गाड़ियां दौड़ेंगी और उस सड़क को कहा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। फैसला हैरानी और सियासी हंगामा खड़ा करने वाला है, क्योंकि यह ऐलान उस शख्स के लिए तारीफ भरा है जो भारत के लिए हर मोर्चे में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार का मानना है कि इस फैसले से तेलंगाना की इनोवेशन इमेज मजबूत होगी, ग्लोबल कंपनियों से जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही इस तरह के नामकरण से हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और टेक सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। तेलंगाना सरकार का ये फैसला राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लिया गया है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट और रतन टाटा के नाम पर भी सड़कों के नाम रखने की योजना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में सबसे बड़ा नाम नक्सली रामधेर मज्जी का है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन, बढ़ते दबाव के आगे रामधेर मज्जी ने सरेंडर का रास्ता चुना। मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ खैरागढ़ जिले में देर रात आत्मसमर्पण किया। मज्जी के साथ जिन 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें 6 महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। लंबे समय से रामधेर मज्जी नक्सली संगठन की टॉप लीडरशिप में शामिल था और कई संगीन नक्सली वारदातों में शामिल था। मज्जी MMC जोन में CC मेंबर के रूप में कर रहा था। मज्जी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि नक्सलियों का MMC जोन लगभग खत्म हो गया। जिन हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें AK-47, 30 कार्बन, इंसास 303, SLR जैसे घातक हथियार शामिल हैं। रामधेर मज्जी का सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उसकी दहशत वैसे ही थी जैसे नक्सल सरगन हिडमा की थी। और इंडिगो क्राइसिस पे इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो के CEO से कल पूछताछ होगी। तो देखिए, कल 11 बजे इंडिगो के CEO से पूछताछ की जाएगी। मामले पर बनी कमेटी ने तलब किया है। आपको बता दें, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, 24 घंटे का वक्त दिया गया था और इसको और भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि इंडिगो के CEO से कल पूछताछ की जाएगी 11 बजे। कुछ दिन पहले शुरू हुआ इंडिगो संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, DGCA ने इंडिगो को नोटिस भेजा, जिसका जवाब 24 घंटे में देना है। इतना ही नहीं, संसद में भी इंडिगो मामले की गूंज सुनाई पड़ी। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इंडिगो की इस हालत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। If it is cancelled, you need to update them so that वो हम एक दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्लाइट में एडजस्ट करें। मैम, हमारा लगेज हम बाहर छोड़ के आए हैं। ऐसा गुस्सा, ऐसी परेशानी और ऐसी ही अव्यवस्था देश के कई एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रही है, जो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही। लोगों का ये भी कहना है कि जब टिकट बुक की थी तब जानकारी अलग थी और अब जब एयरपोर्ट पर है तब कुछ और बता रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हमने टिकट बुक की थी तो T3 से चलनी थी रांची की, और अब उन्होंने T1 कर दी है। आपने दिल्ली ही नहीं, ऐसे ही हालात लखनऊ और चंडीगढ़ में भी हैं। यहाँ भी कई यात्री फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान दिखाई दिए।
7वें दिन भी करीब 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो 2 दिसंबर को 200 उड़ानें, 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 500 फ्लाइट, 5 दिसंबर को 1600 उड़ानें, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा, 7 दिसंबर को 650 उड़ानें रद्द हुई। और इंडिगो से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। देखिए, फंसे हुए यात्रियों की लगातार मदद कर रहे हैं। इंडिगो की ओर से बयान आया है, लगभग 9,500 होटल के कमरे बुक किए गए हैं, 10,000 कैब और बसें बुक की गई है, यात्रियों के सामान की डिलीवरी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई है, कई लोगों को रिफंड दिया जा रहा है और जानकारी ये कि 827 करोड़ रिफंड दिया गया। देश के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर बस स्टैंड जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से हजारों लोग फंसे हैं, बैग अंदर है, लोग बाहर है और लौटने का कोई रास्ता इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता, लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर एक ही जैसे हालात, भीड़, हंगामा और अफरा तफरी। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने के चलते यात्री फंस गए। कई यात्री इसलिए एयरपोर्ट नहीं छोड़ पाए क्योंकि उनका सामान एयरलाइंस पहले ही ले जा चुकी थी। इस पर एक यात्री का गुस्सा फूट पड़ा। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था, कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें, क्या झक मार गया बे। 3 दिसंबर से जारी इस संकट ने लाखों लोगों की प्लानिंग बर्बाद कर दी। किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी का एग्जाम। गुस्साए लोग इसे मिस मैनेजमेंट नहीं, यात्रियों के साथ धोखा कह रहे हैं। अब इंडिगो का ये संकट सिर्फ उड़ानों का नहीं बल्कि यात्रियों की उम्मीदों, समय और भरोसे का नुकसान है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लड़की पर ब्लेड से हमला करने वाला आरोपी सैफ फरार चल रहा है और योगी फोर्स यमराज बनकर लगातार उसे ढूंढ रही है। यूपी पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है। आरोपी सैफ पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सीएम योगी कह चुके हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। अब यूपी पुलिस उसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित कर चुकी है और यमराज बनकर कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। एक जगह से दूसरी जगह तलाशी हो रही है। जिस तरह योगी फोर्स का तलाशी अभियान जारी है तो आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि भले ही अपराध कितना भी प्लान्ड हो लेकिन योगी फोर्स से भागना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एसएसपी अनिल कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रास्ता रोककर खड़ी जनता को अनुशासन में रहकर कानून के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहे थे और अब ये वीडियो जमकर वायरल है। रास्ता क्लियर करिए, रास्ता क्लियर करिए। ये रास्ता रोक के क्यों? भी रास्ता किसी के बाप का है क्या? रास्ता क्लियर है सर। कहाँ क्लियर है? क्लियर है। दरअसल कुछ लोग अपनी परेशानियों का ज्ञापन लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे और नारेबाजी कर रहे थे। लोगों की तादाद ज्यादा थी तो सड़क भर गई और जाम लग गया। तभी एसएसपी साहब बाहर आए और अनुशासन में रहने की हिदायत देने लगे। रास्ता पब्लिक का है, ठीक है। रास्ता अगर मैं रोकूं या कोई भी रोके, मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाएगा, हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। शांत रहो भाई, मैंने देखा है क्या हो रहा है। इस दौरान एसएसपी साहब ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता दिया कि मानोगे तो ठीक है, वरना कानून कार्रवाई होगी। आप स्वयं शर्मिंदा महसूस करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो शर्मिंदा करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी। बता दें कि एसएसपी अनिल कुमार अपने 8 साल की सर्विस में 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। ये मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन थाने में मामला सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया और पुलिस के सामने ही यहां पर थप्पड़ चलने लगे। तस्वीरों में देखी पुलिस वालों की मौजूदगी में एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाना शुरू हो गए हैं। पुलिस किसी तरह उन्हें अलग करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद के बाद पुलिस उन्हें थाने लाई थी, लेकिन थाने में मामला सुलझने के बजाय और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ऐसे में पुलिस भी सिर्फ वीडियो बनाती नजर आई। हालांकि पुलिस मामले में एक्शन की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के सतना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसने बिजली विभाग की फजीहत करार डाली है। बिजली विभाग ने 12 रुपए के बिजली बिल वसूली के नोटिस भेज दिया। बिजली विभाग के कारनामे का ये गजब नमूना देखिए। 12 लाख नहीं, 12,000 नहीं, महज 12 रुपए बकाया वसूलने के लिए कानूनी नोटिस ही थमा दिया।
हैरान करने वाला ये मामला एमपी के सतना जिले के कोठी का है, जहां 12 रुपए बकाया पर नोटिस देकर एक कस्टमर की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नोटिस ही कुछ ऐसा था। महज 12 रुपए वसूलने के लिए कस्टमर को भू राजस्व वसूली अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस थमा दिया गया था। नोटिस में साफ साफ लिखा था कि अगर 3 महीने में 12 रुपए पेनल्टी के साथ कुल 24 रुपए जमा नहीं किए तो भू राजस्व संहिता 1959 के तहत वसूली होगी, यानी जमीन जायदाद जब्त की जा सकती है। उधर कस्टमर का दावा है कि वो समय पर बिजली बिल भरता है, उसका कोई बकाया नहीं है। मामले को तूल पकड़ता देख बिजली विभाग ने अपनी गलती मानी और नोटिस को वापस ले लिया। नोटिस गलती से उनके पास चली गई थी और भविष्य के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा न रिवाइज हो। यूपी के सुल्तानपुर में 24 साल के एक युवक की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या से पहले जब युवक को अगवा किया जा रहा था तो उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बदमाश सफेद रंग की एक कार में युवक को जबरदस्ती बैठा रहे हैं। विरोध करने पर उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। बदमाश बारी बारी कर युवक पर घूंसे बरसा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति युवक को बचाने की कोशिश नहीं करता। बेखौफ बदमाश युवक को किडनैप कर फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने जिस युवक को किडनैप किया उसका नाम अमन यादव था। वो बीएससी का स्टूडेंट था। किडनैपिंग के कुछ घंटे के बाद अमन का शव 18 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी से बरामद हुआ। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक बदमाश राका को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते अमन की किडनैपिंग के बाद बेरहमी से हत्या की गई थी। राजस्थान के जोधपुर में सड़क पर फिल्मी स्टाइल में हंगामा देखने को मिला। बिना नंबर के पिकअप में सवार बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़कर पुलिस को चैलेंज कर दिया। कई वाहनों को कुचला और चलती गाड़ी से पत्थर भी फेंके। बिना नंबर की बोलेरो पिकअप अचानक रफ्तार से दौड़ती दिखी। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने पिकअप को करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा लिया। पुलिस ने साइड होकर अपनी जान बचाई। देखिए कैसे तेज रफ्तार में पिकअप को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, फिर यू टर्न लिया और तेज रफ्तार से वाहन को भगा दिया। रोकने की कोशिश करने वालों पर चलती गाड़ी से पत्थर फेंके। पुलिस ने सड़क पर तांडव मचाने वाले 3 बदमाशों की पहचान कर ली है, जिनकी अब तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अपराधी जितना भी दौड़े पकड़ से बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में बहराइच से लेकर बिजनौर तक आदमखोर ने गांव वालों को दहशत में डाल दिया था। आपको बता दें कई लोगों को अपना शिकार ये बना चुके थे। तो वहीं वन विभाग ने दहशत के पर्याय को काबू करके लोगों को अब यहाँ पर राहत की सांस दिलाई है। यहाँ पिछले कई दिनों से तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा था। रिहायशी गलियों में घूमता हुआ ये तेंदुआ दहशत का पर्याय बन चुका था। इसने इलाके के कई लोगों पर भी हमला किया था और अब देखिए कैसे गुर्राहट से गुस्सा दिखा रहा है। वन विभाग के पिंजरे में कैद ये तेंदुआ गुर्राहट से दहशत फैला रहा है। बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। पिंजरे में कैद इस गुलदार के हमले में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और 111 से ज्यादा रेस्क्यू हो चुके हैं। पिंजरे में कैद गुलदार लोगों को अपनी गुर्राहट से डराने की कोशिश कर रहा है। तेंदुए गुलदार ने रिहायशी इलाकों में आतंक मचा रखा था। लोग डर के माहौल में जी रहे थे, लेकिन वन विभाग के पिंजरे में कैद होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है। और पंजाब की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस से निष्कासित कर दी गई हैं। देखिए नवजोत कौर ने लगाए थे कांग्रेस पर गंभीर आरोप। सीएम पद को लेकर ये आरोप लगाए गए थे। आपको ये भी बता दें कि सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने अब उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो आपको ये भी बता दें कि पंजाब कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे और इन सब के बीच अब ये लेटर आपके सामने। कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल तक बर्फबारी ने कहीं घरों को सफेद चादर से ढक दिया है तो कहीं रास्ते पूरी तरह से गायब है। अमेरिका में हो रही बर्फबारी भी किसी फिल्मी सीन से बिल्कुल कम नहीं लग रही। कहीं घर बर्फ में दबे हैं, कहीं रास्ते गायब और कहीं बर्फ का झरना है तो कहीं पेड़ पर सफेद बर्फ लदी है। ये नजारा जम्मू कश्मीर का है, जहां बर्फबारी ने घाटी को एक बार फिर सर्दियों की खूबसूरती में ढक दिया है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां फिर से सफेद हो चुकी है। बर्फ में खिली धूप नजारा और भी खूबसूरत बना रही है। दूसरी तस्वीर लद्दाख की है, जहां लगातार बर्फ गिर रही है। सड़क से लेकर घर हर चीज सफेद चादर में लिपटा हुआ है। गाड़ियों पर मोटी परत चढ़ गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रोजन वाटरफॉल देखिए जो करीब 16 किलोमीटर दूर तक पूरी तरह जम चुका है। लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी बर्फ का घर बन चुकी है। बात करते हैं केरल के कोल्लम की, जहां से आग के तांडव की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे
इसको देखकर हैरान लोग रह गए। यहाँ पर एक झील के किनारे खड़ी 10 नाव आग की भेंट चढ़ गई और पानी पर तैरती हुई नाव देखते ही देखते खाक हो गई। बताया जा रहा है कि घटना कोरीपुझा चर्च के पास स्थित बोट एंकरिंग पॉइंट की है, जहां गैस सिलेंडर फटने से आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि एक के बाद एक खड़ी कई नावों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और लेकिन तब तक 10 नाव जलकर खाक हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे लगे, लेकिन इस पूरे मामले में राहत की बात ये रही कि आग से किसी को चोट नहीं आई। जली हुई नाव खासतौर पर मछुआरों की बताई जा रही है। इसमें ट्रॉलिंग नावें और छोटी पारंपरिक नावें शामिल हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस आग से इन नावों को भारी नुकसान पहुंचा है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान एक बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बस में बैठे लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। जंगल सफारी के दौरान जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 15 लोग सवार थे। अचानक बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। धुआं बढ़ता देख टूरिस्ट घबरा उठे और अफरा तफरी मच गई। कुछ सैलानियों ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि बस जंगल के बीच उस हिस्से में थी जहां आसपास शेर घूम रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बस से टूरिस्टों को सुरक्षित निकाला और फिर देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। लेकिन हादसे ने विभाग की लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया। पहले हुए हादसों के बावजूद पार्क में फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव था। जयपुर में हाल ही में बस हादसे का ये पहला मामला नहीं है। जयपुर में अक्टूबर 2025 में मनोहरपुर के पास हाई टेंशन तार से छूने के कारण बस में आग लग गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में बैठे कई लोग घायल हो गए थे। यूपी के अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर जमीन बेचकर एक शख्स ने शादी कर ली, लेकिन उसकी पत्नी शादी के 3 दिन के बाद ही यहां पर फरार हो गई और अब 4 महीने से घर नहीं लौटी है, जिस वजह से पति बेहद परेशान है और हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा दिखा। पोस्टर में उसने अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ लिखवाया था, मेरी बीवी मुझे दिलाओ। पीड़ित पति ने शादी के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी और शादी के बाद पत्नी के चले जाने से वो तनाव में है। शादी कराते के लिए पैसे लिए थे, एक बार लिए थे 1 लाख 2 लाख 20 हजार और एक बार लिए थे 2 लाख 1.5 लाख। शादी का झाका देकर 1 दिन के लिए आई थी। वो 3 दिन बाद उसको लेने आया, उसका जिसने वो शादी कराई थी नए बास वाले ने, उसको लेकर चला गया। उसकी माँ बीमार है। वहीं शख्स का कहना है कि वो लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उसे पोस्टर लेकर सड़क किनारे खड़ा होना पड़ा। उसने मांग की है कि या तो उसकी पत्नी दिलाए या न्याय दिलाए। वहीं हाथों में पोस्टर लिए इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के धार में पुलिस ने अवैध तेल और नकली डीजल के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क को पुलिस ने ड्रोन से दबिश देकर पकड़ा है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों से जब इलाकों की तलाशी ली तो धार में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। ड्रोन फुटेज में नजर आ रहा है कि ढाबों की आड़ में अवैध केमिकल नकली डीजल का खेल चल रहा है। पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर एक्शन प्लान तैयार किया। फिर बिना वक्त गवाए धार एसपी मयंक अवस्थी की स्पेशल टीम ने उस जगह रेड की जहां से ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस को वहां से पिकअप वाहनों में भारी मात्रा में अवैध केमिकल, चोरी किया गया खाद्य तेल और नकली डीजल भरा हुआ मिला। जिसके अलावा पुलिस ने मौके से डीजल नापने की ट्यूब, डिजिटल मशीनें, नोजल बैटरी और इन्वर्टर भी बरामद किए। सरदारपुर और राजगढ़ थाना इलाके में चल रहे इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए मौके से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। यूपी के आगरा में साड़ी दुकान पर दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में चोरी की गई। बुर्का पहनकर आई 2 महिलाओं ने दुकान से साड़ियां उड़ाने की पूरी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, लेकिन बाहर निकलते ही उनकी चोरी पकड़ी गई। तस्वीरें आगरा की एक साड़ी की दुकान की है। बुर्का पहने 2 महिलाएं खरीदारी के बहाने दुकान में दाखिल हुई। कुछ ही सेकंड में दोनों बाहर आई और डमी पर लटकी साड़ियों को देखने लगी और इसी का फायदा उठाकर दूसरी महिला ने 6 साड़ियों का बंडल बुर्के के अंदर छुपा लिया। साड़ी छुपाकर एक महिला बाहर निकल गई, लेकिन दूसरी दुकान के अंदर ही रुकी रही ताकि किसी को शक न हो। कुछ सेकंड बाद दोनों महिलाएं तेजी से बाहर निकल गईं, लेकिन पीछे पीछे दुकान के स्टाफ ने दौड़ लगाई और दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। तलाशी ली गई तो 6 साड़ियां मिली। बाद में दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में इन दिनों दहशत का माहौल है। इलाके में एक महिला चोर का गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है, जिससे लोगों में दहशत है। ये गैंग बड़ी ही चालाकी से रात हो या फिर दिन अपना शिकार ढूंढ ही लेते हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जो बेहद हैरान कर देने वाली है। रात के अंधेरे में लेडी गैंग ग्रुप बनाकर निकलती है और एक साथ 2 से 3 घरों को टारगेट करती है। इस तस्वीर को देखिए। गेट के बाहर 2 महिलाएं खड़ी हैं। पहले तो वो ये तसल्ली करती हैं कि कोई जाग तो नहीं रहा।
उसके बाद धीरे से घर के अंदर छलांग लगा लेती हैं और बाहर रखी दूसरी महिला को जूते चप्पल समेत कीमती चीजें देती हैं। और देखिए आगरा ट्रैफिक पुलिस का नया कारनामा देखने को मिला है। कार में हेलमेट लगाए नजर आए लोग, बिना हेलमेट कार चालक का यहां पर चालान काटा गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलमेट पहनकर कार चलाते हुए यहां लोग नजर आए हैं। न कटे चालान, कार चालक ने हेलमेट इसके लिए लगाया है। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं आगरा से। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।